हेलो स्टूडेंट्स, आपके कुछ डाउट्स आ रहे थे कि आप सर हमको वीडियोस क्लियर नहीं दिख रहे, तो इसीलिए मैंने ये वाला वीडियो बनाया है जिसके अंदर मैंने जो कल पढ़ाया था उसको मैं एक बार फिर से रिवाइज करके देता हूँ और फिर हम आगे का टॉपिक शुरू करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम यस्टरडेज टॉपिक। हमने कल के टॉपिक में देखा था व्हाट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जीरो क्या रहता है? जीरो का मतलब अ नंबर फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। ऐसा नंबर जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू बन जाती है जीरो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहला वाला मैं ले रहा हूँ x माइनस 4। इसके लिए ऐसा एक नंबर होगा जिसको वेरिएबल की जगह पे अगर हमने रख दिया तो ये पॉलिनोमियल का आंसर क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो जीरो फाइंड करने की कल मेथड हमने देखी। तो जीरो फाइंड करने की मेथड है, फर्स्ट स्टेप 1, name the polynomial, that is p of x is equals to x minus 4। हमने polynomial का नाम दे दिया p of x equals to x minus 4। now second, equate the p of x with 0। हमको जीरो फाइंड करने के लिए उसको p of x को जीरो के साथ ही इक्वेट करना पड़ेगा। अब जीरो के साथ इक्वेट कर दिया तो यहाँ पे p of x का वैल्यू क्या थी? x minus 4। जैसे p of x की जगह आप लिखेंगे x minus 4 equals to 0। फिर माइनस 4 को ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पे आएगा x इज इक्वल्स टू 0 प्लस 4। माइनस 4 से जाके प्लस 4 बन जाएगा तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 4। तब x की वैल्यू मिली 4। अब ये हो गया हमारा 4 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। 4 पॉलिनोमियल का जीरो है। ये कैसे पता हमको कि जीरो ही है? तो हमारे पास चेकिंग मेथड भी है, हम उसको चेक भी कर सकते हैं। देखो कैसे? तो देखो यहाँ पे वैल्यू रख के देखो, x की जगह पे 4 रखो, x की जगह पे 4 रखो, माइनस 4 आंसर आएगा 0। इसका मतलब जो हमने वैल्यू निकाली थी x इक्वल्स टू 4 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल है ये पॉलिनोमियल का जीरो है 4। अब से एक और चीज मैंने आपको कल बताई थी कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो जीरो एक ही रहेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो जीरो 2 रहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो जीरोस 3 रहेंगे। उसी वजह से जैसे जैसे पॉलिनोमियल की डिग्री बढ़ती जाएंगी उतने उतने उसके जीरोस रहेंगे। मतलब नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के लिए कितने जीरोस रह सकते हैं? तो उस पॉलिनोमियल के लिए जितनी डिग्री होगी उतने ही पॉलिनोमियल के जीरोस रह सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पॉलिनोमियल के जीरोस, यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल है, डिग्री 1 है, इसलिए एक ही जीरो। सेकंड, यहाँ पे भी लीनियर पॉलिनोमियल है, चेक करते हैं इसके लिए डिग्री, इसकी डिग्री 1 है तो जीरो इसका ये एक आता है कि ज्यादा? देखो अगेन स्टेप 1, नेम द पॉलिनोमियल p of x is equals to 2x plus 6। फिर यहाँ पे हम लिखें p of x equals to 2x plus 6, इक्वेट p of x with 0। 0 से इक्वेट करो, फिर यहाँ पे आएगा 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब ट्रांसपोज करो, 2x इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 6 उधर जाएगा तो नेगेटिव 6, x इज इक्वल्स टू माइनस 6 अपॉन 2, x इज इक्वल्स टू माइनस 3। ये आ गया हमारा जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। हमारे पॉलिनोमियल का जीरो है। चेक करो, माइनस 3 यहाँ पे पुट करो तो यहाँ पे आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3 प्लस 6 इज इक्वल्स टू, दैट इज 2 3 का माइनस 6, माइनस 6 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इज इट क्लियर? The zero of the polynomial is nothing but the value for which the value of the answer of the polynomial becomes 0 is known as zero of that polynomial। उसका नाम है zero of the polynomial। ये नंबर आया, ये नंबर को बोला जाएगा zero of the given polynomial। यहाँ पे हमने लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस निकालना सीखा। कल हमने एक और चीज देखी थी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकाले जाते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने के लिए हम क्या करते हैं? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने यहाँ पे एक लिखी हुई है, उसके जीरोस हम फाइंड करेंगे। अब मैंने ये मिटा लिया, आपको एक काम करना है, ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है इसके जीरो जो मैंने निकाले ये आपको नोटबुक में कॉपी करना है।
अब यहाँ पे आपको दिख रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा है मैंने 3x² - 2x - 8। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो कैसे फाइंड किए जाते हैं? तो अगेन वी विल यूज सेम स्टेप्स एज वी हैव यूज्ड इन लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे नेम द पॉलिनोमियल p of x is equals to 3x² - 2x - 8। उसको नाम देने के बाद में अब पहली स्टेप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर सबसे पहली स्टेप करनी पड़ती है कि x² का कोएफिशिएंट, इसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट। x² का कोएफिशिएंट है 3 और कांस्टेंट टर्म है -8। पहले 3 और -8 को मल्टीप्लाई करो। 3 और -8 को मल्टीप्लाई करना मतलब देखो 3 मल्टीप्लाइड बाय -8, आंसर इज इक्वल्स टू -24। अब -24 के हमको फैक्टर्स निकालने हैं। -24 के दो फैक्टर्स निकालने हैं। ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिनकी अब यहाँ पे 24 की साइड में कौन सी है माइनस, इसलिए फैक्टर्स की करनी पड़ेगी सब्ट्रैक्शन। 24 की साइड है माइनस, इसलिए फैक्टर्स की हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे -24 है, 24 के फैक्टर्स निकालेंगे जिनकी सब्ट्रैक्शन आनी चाहिए -2। जिनकी सब्ट्रैक्शन कितनी आनी चाहिए -2, मतलब वो दो फैक्टर जो आएंगे उनकी सब्ट्रैक्शन आएगी -2। तो मैंने यहाँ पे कुछ फैक्टर्स भी निकाल के रखे हैं जिसको हम टैली करेंगे। जैसे फर्स्ट 24 मल्टीप्लाइड बाय -1। देखो -24 के फैक्टर्स निकाले हमको। -24 के फैक्टर्स कौन से रहते हैं? 24 मल्टीप्लाइड बाय -1 -24 होता है। -24 मल्टीप्लाइड बाय 1 वो भी -24 होता है। 2 मल्टीप्लाइड बाय -12 -24 होता है। -2 मल्टीप्लाइड बाय 12 -24 होता है। 3 into -8 -24, -3 into 8 -24, 6 into -6 -24, -4 into 6 is equals to -। तो ये सब -24 के फैक्टर्स हैं। तो इसमें से कौन सा फैक्टर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है? हमको ये फैक्टर्स तो मिल गए -24 के, बट हमारी कंडीशन है कि हमको सब्ट्रैक्शन भी क्या चाहिए -2। सब्ट्रैक्शन क्यों? बिकॉज यहाँ पे 24 की साइन कैसी है निगेटिव। 24 की साइन अगर पॉजिटिव रहती तो एडिशन करते थे, पर नेगेटिव रहने की वजह से क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो चेक करो 24 - 1 is equals to 23। इट इज नॉट रिक्वायर्ड, -2 चाहिए हमको। फिर देखो -24 प्लस 1 -24 प्लस 1 is equals to अगेन -23। हमको -2 चाहिए, वहां पे -23 आ गया। 2 - 12 is -10, नॉट रिक्वायर्ड। -2 प्लस 12 is equals to 10, it is also not required। 3 - 8 is equals to -5, not required। -3 into 8 is equals to 5, again not required, क्योंकि हमको -2 चाहिए। -2 आने तक ही हमको चेक करना है। 4 - 6 is equals to -2, yes it is the required, these are the required factors। यही रिक्वायर्ड फैक्टर्स है। अगर ये रिक्वायर्ड फैक्टर्स है तो हम यहाँ पे डाल बोल सकते हैं कि एक फैक्टर है 4, दूसरा फैक्टर है -6। तो हमको फैक्टर्स मिल गए 4 and -6। फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम इसके अंदर पुट करें। अब यहाँ पे जो बीच की टर्म है इसको स्प्लिट करेंगे, इसको बोला जाता है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। इसको क्या बोला जाएगा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। बट ये सब करने से पहले हमारे सेकेंड स्टेप है वो है इक्वेट द पॉलिनोमियल विद 0। इसलिए हमको p of x को किससे इक्वेट करना पड़ेगा 0 से। यहाँ पे आएगा 3x² - 2x - 8 इक्वल्स टू 0। अब हमने इसको 0 से इक्वेट कर दिया। 0 से इक्वेट करने के बाद में हमारे पास फैक्टर्स मिल गए। हमारे पास फैक्टर्स आ गए 3 into -8 that is -24, उसके फैक्टर्स है 6 and 4 and -6। तो हमको मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, मिडल टर्म को तोड़ना है। मिडल टर्म को स्प्लिट कैसे करेंगे, यहाँ पे आएगा 3x²। फिर अब जो बीच में हमने फैक्टर्स निकाले हैं, फैक्टर्स है 4 और -6, उसको यहाँ पे लिखना है। 4 की साइन कुछ नहीं है, इसका मतलब +4, उसके साथ में लिखो x
6 की साइन माइनस है, इसलिए यहाँ पे आएगा -6x -8 वैसा का वैसा इक्वल्स टू 0। आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने बीच की टर्म को स्प्लिट कर दिया, +4 - 6 इक्वल्स टू -2, +4x - 6x इक्वल्स टू -2x। अब क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे दो के ग्रुप बनेंगे। पहले ग्रुप में से कुछ कॉमन निकलता है क्या? यस, वी कैन सी x इज कॉमन हियर। यहाँ पे x कॉमन निकालो, यहाँ पे बचेगा 3x + 4। यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है। यस, यहाँ पे दिख रहा है ये माइनस साइन है, तो जो साइन यहाँ पे रहेंगी वो साइन सबसे पहले कॉमन रहेगी। पॉजिटिव रहा तो पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव रहा तो नेगेटिव लिखेंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव है माइनस। अब माइनस साइन कॉमन निकली तो वो अंदर के सब साइन चेंज करते जाएगी। पॉजिटिव साइन किसी को तकलीफ नहीं देती है, बट नेगेटिव साइन सबकी साइन चेंज करते हैं। इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लिखी है, यहाँ पे सबकी साइन चेंज होगी। और साइन चेंज करने से पहले कुछ कॉमन और निकलता है क्या? यस, वी कैन सी दैट 6 and 8 दोनों में से 2 कॉमन निकलता है। दोनों भी इवन नंबर है। अगर इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 3 6 and 2 4 8। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि 2 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे हम कॉमन निकालेंगे -2। -2 कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि यहाँ से -2 निकल गया, तो यहाँ पे 3 बच रहा है और साथ में उसके x भी बच रहा है। मैंने बोला साइन चेंज करते जाता है, साइन चेंज करते जाता है, इसलिए यहाँ पे प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से 2 निकल गया तो क्या बचेगा, 4 बचेगा इक्वल्स टू 0। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, 3x + 4 3x + 4। अगर ब्रैकेट सेम आ गए तो दोनों ब्रैकेट को मिला के एक बार लिखना, दैट इज जो कॉमन ब्रैकेट है उसको एक बार लिखना 3x + 4, और जो अनकॉमन टर्म्स है उनको अलग अलग लिखना, दूसरे ब्रैकेट में लिखना x - 2 इक्वल्स टू 0। तो आपको दिख रहा होगा 3x + 4 और x - 2 आर दी फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल के फैक्टर्स आ गए। अब ये फैक्टर्स आने के बाद में बात की स्टेप है हमारी कि हमको इसके ऊपर से निकालने हैं 0। अब 0 फाइंड करना मतलब क्या करना, तो 0 फाइंड करने के लिए अब मैं यहाँ के जो हमारे नंबर लिखे हमने वो मिटा देता हूँ। जीरोस फाइंड करना मतलब क्या करना है, जीरोस फाइंड करना मतलब ये जो फैक्टर्स आए हैं दैट इज 3x + 4, सेकंड फैक्टर इज x - 2 इक्वल्स टू 0। अब एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे दो ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, दोनों के बीच में कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लिकेशन, दो ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके आंसर ला रहे हैं सेम। अब दो नंबर, अगर कोई भी दो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 आने का सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि दोनों में से कोई भी एक नंबर क्या रहना चाहिए, 0। दोनों में से कोई भी एक नंबर अगर 0 होगा तो ऑब्वियसली उनका प्रोडक्ट 0 ही आएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं या तो पहले ब्रैकेट की वैल्यू 0 है या फिर दूसरे ब्रैकेट की वैल्यू 0 है। इसीलिए हम इक्वेट करते हैं 3x + 4 इक्वल्स टू 0 पहली कंडीशन, और x - 2 इक्वल्स टू 0 दूसरी कंडीशन। इसके ऊपर से हमको पता चलेगा 3x = 4 उधर जाएगा तो -4 एंड x = -4/3। इट इज द फर्स्ट 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे x - 2, यहाँ पे x - 2 दिख रहा है तो x - 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे -2 का अगर उधर ट्रांसपोज कर दिया तो यहाँ पे आएगा x = 2। Therefore x = 2 is the second 0 of the polynomial. So these are the zeros of the quadratic polynomial. Quadratic polynomial के zeros फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, quadratic polynomial के zeros फाइंड करने के लिए हमको यहाँ पे सबसे पहले काम करना पड़ता है, जो polynomial है उसको नाम दो, उसको 0 के साथ इक्वेट करो, इक्वेट करने के बाद में उसके फैक्टर्स निकालो। फैक्टर कैसे निकलेंगे, फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट को कांस्टेंट के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आएगा उसकी साइन चेक करते हैं और उस आंसर के प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, और वो साइन डिसाइड करेगी कि जो प्रोडक्ट है उसकी एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन करनी है। अगर नेगेटिव साइन है तो सब्ट्रैक्शन करनी है, पॉजिटिव साइन है तो एडिशन करनी है।
यहाँ पे नेगेटिव साइन थी इसलिए हमने वहाँ पे सब्ट्रैक्शन किया। सब्ट्रैक्शन करने के बाद में अब यहाँ पे आंसर हमको कितना सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए, तो मिडल टर्म जितना सब्ट्रैक्शन आना चाहिए। मिडल टर्म क्या थी, तो -2 थी, इसलिए हमको सब्ट्रैक्शन कितनी चाहिए थी, -2। फिर हमने बहुत सारे उसके फैक्टर्स निकाले थे, उसमें से हमको एक फैक्टर मिला जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था, दैट इज 4 एंड -6। 4 एंड -6 के ऊपर से फिर हमने क्या किया, तो बीच की टर्म को स्प्लिट कर दिया। 3x² + 4x - 6x + 4x - 6x -8 = 0। फिर हमने उसके अंदर से कुछ कॉमन निकल सकता होगा, दो के ग्रुप बनाए, जो कॉमन निकलता था उसको निकाला और फिर दो ब्रैकेट तैयार। दो ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन 0 आ रही है, इसका मतलब या तो पहले ब्रैकेट की वैल्यू 0 है या फिर दूसरे ब्रैकेट की वैल्यू 0 है, इसलिए हमने दोनों को 0 से इक्वेट किया और उसके ऊपर से 2x की वैल्यूज निकली और 2x की वैल्यूज जो आई उसको हम बोलेंगे जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, उसी को हम बोलेंगे जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो ये भी हमने कल देखा था। अगर आपको वहाँ पे समझा होगा तो भी बहुत अच्छी बात है, अगर यहाँ पे अभी समझा होगा तो भी ठीक है। आपको अब इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि पॉलिनोमियल अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ना सिर्फ इस चैप्टर के लिए, आपको आगे भी एक लेसन आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का, जिसके अंदर हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जैसे ही उसको सॉल्व करना है, तो वहाँ पे भी आपको इसका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे फाइंड करते हैं वो अगर आपको आ गया तो आपको आगे के लेसन का भी बहुत अच्छा पार्ट आ जाएगा। तो इसको रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो और फिर उसके कुछ डाउट्स होंगे तो आप मुझे बता सकते हैं। फिर आगे हम देखने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके टेक्स्ट बुक में है। आपके टेक्स्ट बुक में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो उसमें से एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर उसके बाद में बाकी कुछ एग्जाम्पल्स आप घर पे सॉल्व करो और जो मैं आपको कुछ बोलूँगा वो आपको आपके घर पे सॉल्व करने हैं। एंड देन कल हमारा पार्ट रहेगा, उसके अंदर हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट ऑफ द एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। फाइंडिंग द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वन मोर थिंग, जो अभी हमने देखा है, जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, थोड़ा सा बैक लेके बैकवर्ड जाके उसको अच्छे से कॉपी कर लो, बिकॉज इट इज़ द इम्पोर्टेंट टॉपिक। आपको उसको कॉपी करना है आपके नोटबुक में। फोर एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ये आपके टेक्स्ट बुक के अंदर एक्सरसाइज सेकेंड 2.2 उसमें का सेकेंड क्वेश्चन, 2.2 में का फर्स्ट क्वेश्चन में का सेकेंड है, क्वेश्चन 1 उसमें का सेकेंड। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए मैंने पहले बोला था क्या करना है, नेम द पॉलिनोमियल दैट इज p of x दैट इज इक्वल्स टू 4s स्क्वायर। p of s लिखो क्योंकि वेरिएबल क्या है यहाँ पे s। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल्स, अब यहाँ पे पहला काम क्या करना है, तो यहाँ पे हमको करना है p of s को इक्वेट 0 के साथ। थर्ड स्टेप 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब आगे क्या करना है, तो क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट शुड बी मल्टीप्लाइड विद कांस्टेंट नंबर। क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट दैट इज 4 मस्ट बी मल्टीप्लाइड विद 1, आंसर शुड बी 4। आ गया। अब हमको इसके ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं, क्योंकि इसकी साइन आएंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन मतलब फैक्टर्स की क्या आनी चाहिए, एडिशन। अब ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिसकी एडिशन मिडिल टर्म कितनी है, मिडिल टर्म कितनी है -4, तो इसकी एडिशन कितनी आनी चाहिए -4। if you remember then -2 multiplied by -2 becomes -2 into -2 plus 4 and -2 -2 -4 -2 multiplied by -2 equals to +4। और अगर इनको हम
ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा -2 इक्वल्स टू -4। दोनों भी कंडीशन हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई होती है। अगर दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है तो हम यहाँ पे ये वाले वैल्यू फैक्टर्स रख सकते हैं -2 एंड -2। बीच के टर्म को स्प्लिट करो, 4s² -2s 2s + 1 इक्वल्स टू 0। दो के ग्रुप बनाओ, दो के ग्रुप में हमको दिख रहा है यहाँ पे कुछ कॉमन निकलता है क्या? तो यस वी कैन सी यहाँ से 2 और s दोनों कॉमन निकलेंगे। कॉमन निकलने के बाद में बचेगा 2s - 1। यहाँ पे माइनस साइन है, जो साइन है वो वहाँ पे लिख लो, कॉमन निकाल लो। इसमें से कुछ कॉमन निकलता नहीं है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 1। कुछ कॉमन नहीं निकला तो 1 निकालना है। अब 1 निकाला, मैंने आपको बताया कि जो साइन है अगर नेगेटिव साइन बाहर है तो अंदर के सबके साइन को क्या करती है? चेंज करती है। इसलिए यहाँ पे ये हो जाएगा पॉजिटिव 2s और ये हो जाएगा -1 इक्वल्स टू 0। एक कॉमन ब्रैकेट आया है उसको एक बार लिखो 2s - 1 और दूसरा अनकॉमन ब्रैकेट है 2s - 1 इक्वल्स टू 0। अब आपको इसमें दिख रहा होगा दोनों की सेम ब्रैकेट है, दोनों की उन्होंने बोला कि दोनों की मल्टीप्लिकेशन 0 होती है। इसका मतलब आइदर इसकी वैल्यू 0 होगी या तो इसकी वैल्यू 0 होगी। तो उसकी वैल्यूज हम पुट करेंगे। तो बिफोर अब इतना इसका सॉल्यूशन कॉपी कर लो और फिर आगे का सॉल्व करो। यहाँ पे हमको मिलेगा 2s - 1 इक्वल्स टू 0 और 2s - 1 इक्वल्स टू 0। 2s इक्वल्स टू 1, s इक्वल्स टू 1/2। अगेन 2s इक्वल्स टू 1, s इक्वल्स टू 1/2। Therefore these are the zeros of the polynomial। दोनों भी जीरो सेम है, इसीलिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को दो जीरोस है बट दोनों भी इक्वल जीरोस है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। एक और टॉपिक जो हमने कल लिया था दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने कल आपको बताया था। आज फिर से एक बार मैं उसको रिवाइज कर देता हूँ। देखो, अगर कोई ग्राफ, ये ग्राफ के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया y is equals to p of x, it means that the graph is representing this equation y is equals to p of x। ग्राफ इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने अगर यहाँ पे कोई निकाला ग्राफ, तो हमको चेक करना है x एक्सिस को। x एक्सिस कौन सी है? द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज नोन एज x एक्सिस। तो यहाँ पे हम इसको नाम देंगे x डैश y y डैश। चेक करो x एक्सिस को ये ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है। यू कैन सी दैट दिस इज द फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। इट मींस दैट इट हैज हाउ मेनी जीरोस? 3 जीरोस। इसको कितने जीरोस है? 3 जीरोस है। जितनी बार उसने एक्सिस को कट किया उतने उसके जीरोस है। It has 3 zeros. The graph has 3 zeros. या फिर हम बोल सकते हैं the polynomial has 3 zeros। एक और लेते हैं। x डैश y y डैश। तो यहाँ पे अगर मैंने एक लाइन निकाली, now this line is cutting the x axis at one point, therefore again उसके लिए इक्वेशन लिखा हुआ था p y equals to p of x, इसलिए x एक्सिस को देखा यहाँ पे। hence the equation, the line representing the equation has only 1 0, क्योंकि वो एक ही बार कट कर रही है। अगर वो एक ना करते हुए वो ऐसे जाती है तो ये लाइन
हमारे ग्राफ को कहीं कट कर नहीं रही है, हमारे एक्स एक्सिस को कहीं भी कट कर नहीं रही है। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स एक्सिस को कहीं कट नहीं कर रही है, इसीलिए इट हैज नो जीरोस, इसको कोई जीरोस नहीं है। वन मोर, ओके। अब ये ग्राफ एक ही जगह पे कट कर रहा है, एक ही जगह पे कर रहा है, इसमें इट हैज ओनली 1 0। ये सब हमने कल की वीडियो में देखा था, इनकेस आपको वहां पे क्लियरली दिखा नहीं होगा इसलिए मैंने ये रिवाइज करके दिया है। नंबर ऑफ टाइम द ग्राफ इज कटिंग द एक्स एक्सिस, देन दैट those are the zeros of that much the zeros of the polynomial, उतने ही उस पॉलिनोमियल के जीरोस रहते हैं। जितनी बार वो ग्राफ एक्सिस को कट करेगा उतने उसके जीरोस रहेंगे। अब वो कहाँ से डिसाइड करना कि सर कौन से एक्सिस को कट कर रहा होगा, तो देखना है, तो देखना P ऑफ क्या दिया हुआ है। अगर ये ब्रैकेट में x दिया है तो x एक्सिस को चेक करना, ब्रैकेट में y दिया है तो y एक्सिस को चेक करना। हमको चेक करना है कि वो एक्सिस को कितनी बार कट करता है। तो आज के लिए इतना ही है। आपको एक्सरसाइज 2.1 जो है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, वो आपको सॉल्व करने के लिए कल बोली थी। इनकेस आपको नहीं समझा होगा, कुछ आपको विजिबिलिटी में प्रॉब्लम था, तो आज वो एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व करो। उसके अंदर सिर्फ आपको लिखना है नंबर ऑफ जीरोस, कितने जीरोस उसको है। सेकेंड,